हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब के सब स्वस्थ मस्त और पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का वेलकम है सुपर पी की क्लासेस परिवार में। और ये परिवार आपके लिए फिर से जो आपका सेकेंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का कुछ प्रश्न जो बाकी रह गया था उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आपके सामने है। और सर इसमें टॉप 40 क्वेश्चन नहीं बोलिए, इसको सुपर 40 क्वेश्चन बोलिए। इनसे सर बाहर तो जैक सोच ही नहीं सकता है। तो चलिए वो बेहतरीन प्रश्न कैसे कैसे हैं आप लोगों के सामने परोसा जाता है। आप लोग प्रश्नों का आनंद लीजिए। पहला सवाल आपके सामने है, कहता व्हाट इज़ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग ऑल अबाउट। कि लॉस्ट स्प्रिंग जो है स्टोरी कहानी वो किसके बारे में है। तो आप लोग सब जानते हैं कि सर ये कहानी स्टोलन चाइल्डहुड के बारे में है। किसके बारे में? स्टोलन चाइल्डहुड। दूसरा सर, हु इज़ द रियलिस्टिक अबाउट हिज ड्रीम। हु इज़ द रियलिस्टिक अबाउट यानी सपनों के बारे में, अपने सपनों के बारे में वास्तविक कौन है, सकारात्मक कौन है। तो वह सपनों के पीछे भागने वाले तो सिर्फ मुकेश ही हैं। कौन है? मुकेश। अगला देखिए, तो व्हाट इज़ द मेटाफोरिकल सिंबल। व्हाट इज़ द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन। कहता सीमापुरी यानी प्रतीकात्मक स्वरूप जो है, प्रतीक है, उस सीमापुरी का क्या है। तो पॉवर्टी नहीं, एक्सप्लॉयटेशन नहीं, ये लिटिल हेल। ये सर एक सीमापुरी जो है वो एक छोटी सी नर्क है। एक छोटी सी क्या है? नर्क। अगला सवाल, तो व्हाट डू द बॉयज अपियर लाइक टू द अदर इन द स्टोरी। कि बॉयज जो है लड़कों का कंपेयर इस कहानी में किससे किया गया है। तो सबको पता होगा मॉर्निंग बर्ड से। लेखक ने सारे बच्चों को क्या कहा था? मॉर्निंग बर्ड कह दिया था, क्योंकि सुबह की चिड़ियों की तरह ये लोग चहचहाते हुए दिखते हैं, नज़र आते हैं और दोपहर में फिर गायब हो जाते हैं। तो साहिब वर्क्स इन ये टी स्टॉल एंड गेटिंग। तो साहिब चाय की दुकान पर काम करता है, जहाँ से वो प्राप्त करता है, क्या क्या प्राप्त करता है? ऑल मील्स, यस, तीनों टाइम का भोजन भी प्राप्त करता है। 800 रुपीज़ और 800 रुपये भी प्राप्त करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड बी। तो व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज। साहिब जो है गार्बेज यानी कचरे के ढेर में क्या ढूंढते हैं। तो वो कचरे के ढेर में गोल्ड ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? गोल्ड। कहता व्हाई डू यू डू दिस। कि तुम यह क्यों करते हो, तुम यह क्यों करते हो। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय ऑथर। यानी यह प्रश्न लेखक के द्वारा किससे पूछा गया कि तुम यह क्यों करते हो। तो किससे पूछा गया था? साहिब से, क्योंकि लेखक का मिलना जुलना साहिब के साथ कुछ ज़्यादा था। क्या था? कुछ ज़्यादा। कहता मुकेश बिलोंग्स टू ये फैमिली ऑफ। कि मुकेश किस तरह के परिवार से बिलोंग करते थे। फटाक से आप लोग बता दीजिए। वो बेंगल मेकर यानी चूड़ी बनाने वाले परिवार से। कहता द फ्रायल ओमेन इन मुकेश हाउस इज हिज। कहता एक पतली सी औरत जो कमज़ोर सी औरत है वो मुकेश के घर में उसके क्या थे। वो मुकेश के घर में उसके क्या थे। तो याद रखिएगा आप लोग, इल्डर ब्रदर्स वाइफ यानी उसके बड़े भाई के पत्नी थे। बड़े भाई के कौन थे? पत्नी। द हाउ मैनी चिल्ड्रेन आर देयर वर्कड इलीगली इन द ग्लास फर्नेस। कहता सर कांच के भट्टियों में गैर कानूनी तरीके से कितने बच्चे कार्यरत थे, यानी कितने बच्चे उसमें काम करते थे। तो 20,000। कितने बच्चे थे? 20,000। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कि इन चारों में से कौन सही है। चारों ऑप्शन में से सही कौन है। कहता मुकेश इज ये बेंगल मेकर, करेक्ट है। साहिब इज ये रैग पिकर, ये भी करेक्ट है। यानी हमारा ये दोनों ऑप्शन, ये ऑप्शन बी सही है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बेस्ट सर्व्स एज ये सिंबल ऑफ ये इंडियन वोमेन्स सुहाग। कहता निम्न में से कौन भारतीय नारियों के सुहाग का प्रतीक है। कौन भारतीय नारियों के सुहाग का प्रतीक है। तो बेंगल्स, चूड़ी, कि भारतीय जो इंडियन वोमेन है उसके सुहाग का प्रतीक कौन है? चूड़ी। तो सनी, गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, एवरी कलर ब्राउन आउट
ऑफ द 7 यानी सतरंगी कलर ऑफ द रेनबो, जिस तरह इंद्रधनुष 7 रंग का होता है वैसे ही 7 रंग का और मैनी कलर ऊपर में भी दिया गया है। तो इतने तरह के जो रंग बिरंगा होते हैं कि व्हाट इज दिस, ये रेफरेंस यानी ये किसको संकेत करते हैं, रेफरेंस किसको कहते हैं। तो आप लोग ही देखे होंगे मार्केट में या कहीं भी गए होंगे तो सबसे अधिक कलर में चूड़ी ही उपलब्ध रहता है। ये रंग बिरंगी, एक ही चूड़ी 2-3 रंग में अवेलेबल रहता है। तो वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर गेट्स अबाउट चिल्ड्रेन चूजिंग टू रिमाइन फुटवेयर, यानी एक स्पष्टीकरण जो लेखक को बच्चों के बारे में मिलते हैं। लेखक को किसके बारे में मिलते हैं? बच्चों के बारे में मिलते हैं कि बच्चों को, जितना भी बच्चे थे उसे नंगे पाँव यानी वेयर फुट रहना पसंद है। तो क्यों पसंद है? तो वे लोग सोचते हैं कि ये हमारी परंपरा है, ट्रेडिशन है हमारी। द हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद, कहता है फिरोजाबाद के नज़दीकी परिवार यानी लोकल परिवार को कार्य कौन देता है, काम कौन देता है? तो आप लोग सब जानते होंगे कि ये द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी सर जहाँ कांच को परिवर्तित किया जाता है, उसके स्वरूप को बदला जाता है, उन उद्योगों में, कांच के उद्योगों में। व्हाट डिड द मैन फ्रॉम यूडीपी प्रे फॉर व्हेन एज ही यंग, कहता है जब बच्चे जवान रहते हैं, लड़के जवान रहते हैं, तो उस समय उसकी क्या इच्छा होता है, यानी यंग एज में उसकी इच्छा क्या होता है? तो उसकी सबसे पहली इच्छा जो अकॉर्डिंग टू स्टोरी बताया गया है वो ये पेयर ऑफ शूज कि एक जोड़े जूते की वो डिमांड करता है, उसी की कामना रखता है, उसी के लिए वो प्रार्थना करता है। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम ये बेंगल मेकर, कहता है जो मुकेश के पिताजी थे वो बेंगल मेकर यानी चूड़ी बनाने वाले बनने से पहले क्या थे, यानी चूड़ी जब बेंगल मेकर वो बने तो उससे पहले वो क्या थे? तो उससे के पहले वो ट्रेलर थे यानी दर्जी थे। कौन थे? दर्जी। व्हाट कंपल्स द वर्कर्स इन बेंगल्स इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद पॉवर्टी, तो कहता है कि फिरोजाबाद के जो बेंगल इंडस्ट्री है, चूड़ियों के जो उद्योग है, कांच के जो उद्योग है, उनमें किस दबाव के कारण मजदूर भूखे मरता है, कौन सा प्रेशर उसके ऊपर होता है जिसके कारण भूखे मरता है, फिर भी वही उद्योगों में कार्य करता है। तो कास्ट एंड एनकेस्ट्रल प्रोफेशन यानी जातिवाद और पुश्तैनी व्यवसाय के कारण, यानी वहाँ के सारे लोग मानते हैं कि ये हमारे जात का ही कार्य है, हम लोग को चूड़ी ही बनाना पड़ेगा। यानी मुकेश के समुदाय के जितने भी लोग हैं वे सोचते हैं कि हम लोग जिस कास्ट में उस कास्ट का कार्य सिर्फ चूड़ी बनाना है, या फिर कहता है ये हमारी पुश्तैनी व्यवसाय है कि जो हमारे दादाजी बनाए, वो हमारे पिताजी बनाए, वो हम भी बनाएंगे, तो ये हमारा फॉलो कर जाएगा। दूसरा कहता है कि कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, यानी ये तुम्हारे कर्मों का ही सिद्धांत है और सामाजिकता का सिद्धांत है, तो ये भी फॉलो कर जाएगा, क्योंकि उसके दादी माँ मुकेश से कहते हैं कि तुम्हारा कर्म में ही लिखा हुआ है कि तू चूड़ी बनाएगा, तो दोनों फॉलो हो रहे हैं। तीसरा सर ब्यूरोक्राट्स यानी नौकर शाही और पॉलिटिशियंस और राजनीतिक प्रेशर भी था सर, क्योंकि नौकर जैसे काम करवाते थे और पॉलिटिक्स का दबाव भी बना करके रखा था। तो हमारा तीनों का तीनों आंसर सही है, इसलिए फॉलो करेगा ऑप्शन डी। क्या फॉलो करेगा? ऑप्शन डी। अगला कहता है कि व्हाट एडवाइस वाज गिवन टू साहेब बाय द राइटर, यानी लेखक के द्वारा साहेब को कौन सा सलाह दिया गया? गो टू स्कूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब ए आलम, साहेब ए आलम का क्या अर्थ है? साहेब ए आलम का यानी साहेब का पूरा नाम था, ये साहेब का पूरा नाम है, आप लोग याद रखिएगा। किसका पूरा नाम है? ये साहेब का फुल नेम है, साहेब का फुल नेम है, दिमाग में लोड कर लीजिए। तो कहता है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक। हु आर कॉल्ड आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, यानी बिना चप्पल के
आर्मी लड़के, बिना चप्पल के आर्मी लड़के, ये किसे बुलाया गया था, यानी बुलाया किसे गया था, तो ये लेखक के द्वारा, किसके द्वारा, याद रखिएगा आप लोग, ये लेखक के द्वारा साहेब और उसके दोस्तों को बुलाया गया था। फॉर द पीपल ऑफ साहेब्स कॉलोनी व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी, यानी साहेब के कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए पहचान से ज़्यादा जरूरी क्या था, तो आप लोग याद रखिएगा कि उन लोगों को पहचान से ज़्यादा जरूरी भोजन था। क्या था, भोजन। सीमापुरी इज द होम ऑफ, कहते सीमापुरी घर है, तो आप लोग याद रखिएगा 10,000 रैग पिकर्स का, यानी 10,000 कूड़ा बीनने वाले परिवार का घर कहाँ है, सीमापुरी में, वहीं इन सब का बसेरा है। ये 20,000 देख करके आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये 20,000 बच्चे जो है इलीगल तरीके से ग्लास इंडस्ट्री में कार्यरत हैं, यानी ग्लास इंडस्ट्री में कार्य करते हैं 20,000 बच्चे। What is साहेब watching from the फेस्ड गेट ऑफ क्लब, यानी कहता है क्लब के सामने वाले गेट से साहब क्या देखते थे, क्लब के सामने वाले गेट से साहब क्या देखते थे, द 2 यंग मैन प्लेइंग टेनिस, यस परफेक्ट आंसर, कि 2 यंग मैन यानी 2 जवान आदमियों को टेनिस खेलते हुए साहब देखते थे। हु वॉज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, कहता अब और अपना मालिक नहीं रह पाया, उस पर किसी और का अधिकार हो गया, तो कौन अब अपना मालिक नहीं रह पाया, तो वो साहेब हैं। वो कौन है साहेब, क्योंकि इसने एक नौकरी पकड़ लिया था चाय के दुकान में, जहां इसे 800 रुपये मिलता था और तीनों टाइम का भोजन मिलता था। तो अब तो जब तीनों टाइम का भोजन मिल रहा है, 800 रुपये मिल रहा है, तो इसको तो दूसरे के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, दूसरे के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा ही कमा रहा है तो इस पर तो अधिकार किसी और का चलेगा। इसीलिए लेखक ने कहा कि साहेब अब अपना मालिक नहीं रह पाया, अपना मनमानी वो नहीं कर पाएगा। तो व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू द वर्कर्स इन बंगाल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद, वर्कर्स को कौन सा दबाव मिलता था, कौन उस पर दबाव डालता था मजदूरों पर कि तुम यहीं के बंगाल इंडस्ट्री यानी चूड़ियों के उद्योग में ही कार्य करो, वो भी कहाँ, फिरोजाबाद के अंदर चूड़ियों के उद्योग में कार्य करो। कौन कौन सा प्रेशर उसके ऊपर था, तो पहला साहूकार का, बिल्कुल साहूकार भी दबाव डालते थे। मिडिल मैन यानी मध्यस्तर जो व्यक्ति होता है, मध्य व्यक्ति होता है, मध्यस्तर के व्यक्ति जिसको हम लोग ठेकेदार वगैरह वगैरह बोलते हैं, वो भी यानी मंझले तबके का आदमी। तीसरा पुलिस मैन, पुलिस भी प्रेशर डालती थी कि नहीं तुम लोग इसी में कमाओ, क्यों, क्योंकि अपना वो लोग का सेटिंग वोटिंग उद्योग वालों से था। कहता है सर ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, और सर नौकरशाही की अवधारणा वहाँ चलती थी और पुलिस का भी दबाव था, यानी सर ये पांचों प्रेशर उन लोगों के पास था। कौन, साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस, ये पांचों का प्रेशर वहाँ के मजदूरों के ऊपर था और उनको मजबूर किया जाता था कार्य करने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, कहता लेखक के किताब से ये कहानी, लेखक के किस किताब से ये कहानी लिया गया है, कौन, लॉस्ट स्प्रिंग। तो आप लोग याद रखिएगा कि स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड किताब से ही लिया गया है, कौन, लॉस्ट स्प्रिंग। व्हाट एक्सक्यूज डू द रैग पिकर्स गिव फॉर नॉट वेयरिंग चप्पल, कहता सर जो कूड़ा बीनने वाले हैं उसके पास चप्पल ना पहनने के कौन कौन से बहाने हैं, कौन कौन से रीजन वो डालते हैं चप्पल ना पहनने के। तो कहता मदर्स डोंट गिव, एक बच्चा बोलते हैं सर माँ तो हमें चप्पल देती ही नहीं, तो ये भी फॉलो हो जाएगा। नॉट इंटरेस्टेड, बहुत सारे बच्चों को पहनने में भी रुचि नहीं है, तो ये भी फॉलो है। ट्रेडिशनल कि चप्पल ना पहनना वो लोग अपनी परंपरा में रख लिए हैं, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी हमारा इसमें भी ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी लेखक के अनुसार रैग पिकिंग हैज़ बिकम ओवर द ईयर्स, यानी बीते हुए वर्षों में जो रैग पिकिंग है कूड़ा बीनना वो किस रूप में उभरा, तो वो एक
फाइन आर्ट के रूप में उभरा है। किसके रूप में? फाइन आर्ट। द स्क्वेटर्स इन सीमापुरी द अराइव्ड एज रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश। कहता है जो सीमापुरी में स्केटर्स हैं, जो अतिक्रमणकारी मतलब होता है कि ज़मीन को हड़प करके अपने पास रखना, सरकारी ज़मीन हो या कोई भी ज़मीन हो उसे हड़प करके अपने पास रखना। वही कहता है कि सीमापुरी के जो अतिक्रमणकारी हैं वो बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में, किसके रूप में? शरणार्थी के रूप में कब आए थे? तो 1971 में। इट हिज कर्म हिज डेस्टिनी, नहीं कहता है यही उसका भाग्य है, कर्म है और यही उसका भाग्य है, यही उसका कर्म है और भाग्य है। हु सेड दिस, यानी यह लाइन किसने कहा था? तो मुकेश ग्रैंड मदर ने। किसने कहा था? मुकेश ग्रैंड मदर। फिरोजाबाद इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश। कि फिरोजाबाद किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। What was Mukesh brothers wife doing when the author reached his home? तो जब लेखक मुकेश के घर जाता है तो उसकी वाइफ क्या कर रही होती है? उसकी वाइफ, मुकेश ब्रदर्स वाइफ, सॉरी, कि जब लेखक घर जाता है तो मुकेश के भाई की पत्नी क्या कर रही होती है? तो शी वाज कुकिंग, वह खाना बना रही होती है। सविता, ये यंग गर्ल इज सीन बाय द ऑथर। तो सविता ये यंग लड़की है, उसको लेखक के द्वारा किस अवस्था में देखा गया था? तो सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, यानी वो कांच के टुकड़े को जोड़ रही थी, जो छोटे छोटे चूड़ियाँ वगैरह, कंगन वगैरह था या कांच के टुकड़े था, उसे सोल्डरिंग कर रहे थे, आपस में जोड़ रही थी। फाइंड द वर्ड विच मीन्स डार्क एंड डस्टी, यानी कहता है जो ऑप्शन में वर्ड दिया हुआ है उनमें डार्क और डर्टी का मतलब क्या है? उनमें डार्क और डर्टी का मतलब कौन सा है? तो बीम तो नहीं है, हेवल्स तो नहीं है, डिंगी। डिंगी मतलब ही होता है, फटाक से बता दीजिए क्या होता है? धुंधला। क्या होता है? धुंधला। तो डार्क भी देखिए जब अंधेरा होने लगता है तो धुंधला हो जाता है। डर्टी भी जब कोई चीज़ पर गंदगी बैठता है, धूल कण वगैरह कीचड़ उचड़ कुछ भी बैठ गया तो वो गंदा हो जाता है, तो धुंधला ही दिखता है, तो इसका हो जाएगा डिंगी। आप लोग याद रखिएगा कि सर इस तरह का जो मिलता जुलता सिनोनिम्स वर्ड है, खास करके आप लोग थोड़ा बहुत 10, 20, 50 हर स्टोरी से सिनोनिम्स कर लीजिए। रीज़न क्या है कि देखते हैं कि हर सेट में हर जगह पर एक दो सिनोनिम्स तो पूछा ही है कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। तो ये सारे चीज़, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने यहाँ उठा लिया कि डार्क और डर्टी का मतलब ही चारों ऑप्शन में से कौन है? तो डिंगी का है सर, क्योंकि ये तीनों का एक ही जैसा मतलब है, तो तीनों सिमिलर वर्ड है, तो ये सिनोनिम्स कहलाएंगे। तो इस तरह से ही कुछ वर्ड आप लोग एक्स्ट्रा कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट डू द बेंगल्स सिम्बोलाइज, कहता लेखक के अनुसार जो चूड़ियाँ हैं वो किसका प्रतीक है? द एन इंडियन वोमेन्स सुहाग, करेक्ट आंसर, कि भारतीय महिलाओं के सुहाग की निशानी है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, इसे शादियों में शुभ माना जाता है। शादियों में इसे क्या माना जाता है? शुभ, और यह सुहाग की निशानी है इंडियन महिलाओं की। द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी नो परमिट्स बट इनेबल देम टू बाय ग्रेन, द रैग पिकर्स यानी कूड़ा बीनने वाले परिवार के पास ना ही पहचान है, कोई भी चीज़ जैसे आधार हो गया, वोटर हो गया, पेन हो गया, कुछ नहीं है उस तरह का, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना ही कोई परमिट है उन लोगों के पास, फिर भी वो बाय ग्रेन अनाज खरीदने योग्य हो जाते हैं। एनेबल मतलब होता है सर योग्य, कि अनाज खरीदने योग्य हो जाते हैं। किसके बदौलत? तो राशन कार्ड के बदौलत। उन लोगों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ राशन कार्ड है। क्या है? राशन कार्ड। तो यही राशन के बदौलत वो अनाज खरीदने योग्य हो जाते हैं। द ऑथर इनकाउंटर्स, खाली जगह एवरी मॉर्निंग। इनकाउंटर्स यहाँ वो वाला नहीं सोच लीजिएगा कि इंस्पेक्टर जो ठोक देते हैं वो वाला नहीं है। इनकाउंटर्स मतलब सर फेस टू फेस होना, नहीं मिलना। तो वो कहता है लेखक हर सुबह किन से मिलता है? तो वो साहेब से, साहेब के साथ उसका बड़ा ही गहरा लगाव हो गया था साहेब से। द हु लिव्ड इन डस्टी स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद, तब फिरोजाबाद की गंदी गलियों में, यानी गंदी गलियों में, धूल भरी गलियों में
कौन रहते थे? तो वो मुकेश। कौन रहते थे? मुकेश। तो विच गेम इज आउट ऑफ साहेब सीरीज। लीजिए ये टहलू राम आपके सामने है। क्या मज़ा आ रहा है? इसकी आंखें देखिए, इसकी आंखें मैं थोड़ा सा मॉडलेट कर देता हूँ इसकी। क्या खतरनाक आदमी है भाई साहब। तो मैं तो डर गया, मैं क्या हुआ, इनसे डर गया कि ये कौन सा खतरनाक व्यक्ति हमारे सामने है। तो इस वजह से मैं इस प्रश्न का जवाब देने वाले आप लोगों को नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? कि मैंने अभी तक लगातार 39 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिया। अब एक छोटा सा आंसर आप लोगों से मेरी रिक्वायर है कि आप लोग दें उसको, कि विच गेम इज आउट ऑफ साहेब सीरीज, कि साहेब के पहुंच से कौन सा खेल बाहर था, कि वो चाह करके भी उसे खेल नहीं सकता है, वो रईसों का खेल होता है। तो आप लोग फटाक से बता दीजिए, क्या फुटबॉल था, टेनिस था या क्रिकेट था? कि फुटबॉल था, टेनिस था या क्रिकेट था? तो सर क्रिकेट तो गोली मार दीजिए। ये दो ऑप्शन आपके सामने रह गया, फुटबॉल, टेनिस या हाइड एंड सीक। तो चलिए इसको भी मैंने छांट दिया। ये दो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, फुटबॉल एंड टेनिस। इन दोनों का जो परफेक्ट है दोनों में से, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में खटाखट छाप करके भेजिए। तो चलिए हम लोग अगली चैप्टर को फिर 24 या 36 घंटे के अंदर आप लोगों के सामने, शायद अगला पार्ट तो आप लोगों का डीप वाटर है, तो उसका जो बहुमूल्य प्रश्न है उसे लेकर के जल्द ही आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। और इसी तरह 20 मिनट में धुआंधार प्रश्नों का तबाही लेकर के वापस चले जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना अपना ख्याल रखिए। लेकिन आप लोग चैनल का सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। आप लोग चैनल का सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, उसे बताइए भी। और जो अभी नए देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिए वीडियो को, और कमेंट भी करिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया तो कैसे आया, किस लेवल तक आया। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। बाय बाय।